हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना होम साइंस का आज का सेशन। कल हम लोगों ने वायु प्रदूषण को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो इस तरीके से क्या होगा, पोल्यूशन का पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा आज के सेशन में। फिर आगे हम लोग पर्यावरण संरक्षण के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जल प्रदूषण कारण, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जल प्रदूषण के कारण। फ्रेंड्स, मैंने वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जल प्रदूषण होता क्या है, ये तो सब आप लोगों को पता ही होगा कि जल प्रदूषण क्या होता है। देखते हैं इसके कारण के बारे में। ठीक है, कारण सबसे पहला देखिए, वाहित मल, यानी कि जो नगरों शहरों से जो वाहित मल प्रवाहित किया जाता है नदियों में, उसके कारण क्या होता है। देखिए, मूत्र में जो यूरिया होता है उसके अपघटन से क्या होता है, अमोनिया उत्पन्न होता है। उसके अपघटन से अमोनिया उत्पन्न होता है, जो कि जल को बहुत ही ज्यादा प्रदूषित करता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखा है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए आगे है घरेलू अपमार्जक। कहने का मतलब जो हम लोग सर्फ, साबुन, विम वगैरह जो घर में यूज करते हैं वही है घरेलू अपमार्जक। ये पदार्थ पूर्ण रूप से देखिए ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। वातावरण, वायुमंडल में ये पदार्थ पूरी तरीके से घुलते नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, इनका ऑक्सीकरण नहीं हो सकने के कारण कौन सा, देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल व अन्य कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर यही जल जो है नदियों में, झीलों में प्रवाहित होते हैं और क्या करते हैं, पानी को प्रदूषित कर देते हैं। इसलिए घरेलू अपमार्जक जो है पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, इसीलिए इनका कम से कम यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट यानी जो कारखानों से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं वह जो जब नदी में प्रवाहित किए जाते हैं, नदी में बहा दिए जाते हैं, तो क्या हो जाता है, इससे भी जल जो है, नदी का पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रेणुकूट में रिहंद बांध पर क्लोरीन के कारण, रेणुकूट में किसके कारण, क्लोरीन के कारण वहां का जल दूषित होता है, रिहंद नदी का। ठीक है, लखनऊ में गोमती नदी का जल कागज एवं लुगदी के कारखाना के कारण, कागज और लुगदी के कारखाना के कारण क्या हो जाता है, लखनऊ में गोमती नदी का जल दूषित हो जाता है। वहीं देखिए दिल्ली में DDT का कारखाना, ठीक है, DDT का कारखाना व अन्य कारखानों के अपशिष्ट के कारण कौन सी नदी दूषित होती है, तो यमुना नदी दूषित होती है। ठीक है, इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट होते हैं उनको नदियों में बहाने से क्या हो जाता है कि वहां की नदी का जल जो है वह पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाता है। बुक में इतने सारे दिए थे इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया, आप लोगों को बताया। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कारण, कीटनाशक पदार्थ यानी जो खेतों में जब किसान अपने फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उनमें से एक है गमेक्सिन पाउडर, जो कि बहुत ही ज्यादा विषैला पदार्थ है। कीड़े तो मर जाते हैं, लेकिन जब यही पाउडर, यही जो पदार्थ है वह वर्षा के जल के साथ मिल जाती है। जब वर्षा होती है तो पत्तियों पर जो पाउडर छिड़का होता है गमेक्सिन, वो सारा धुल कर क्या हो जाता है, बह के नदियों में प्रवाहित हो जाता है और नदी को प्रदूषित कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। जो बड़े बड़े बिजली के घर, संयंत्र, कारखाने होते हैं, उनमें जो बड़े बड़े यंत्र होते हैं ना, तो उसको क्या किया जाता है, उसको जब वो बहुत ही हीट हो जाता है तो उसको ठंडे पानी से उसको धुल के उसको ठंडा किया जाता है। और जब उसको ठंडा किया जाता है तो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वही गर्म पानी जब नदियों में प्रवाहित होता है तो क्या हो जाता है, नदी का जल का तापमान जो होता है वो गर्म हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो जल का तापमान गर्म होने के कारण उसके अंदर जो मछलियां, जो जीव जंतु यानी जो जलीय जीव जंतु होते हैं ना, वो मरने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रेडियोधर्मी पदार्थ भी जल प्रदूषण का एक कारण है। ठीक है, आई थिंक कारण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब प्रभाव देखते हैं कि जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देखिए, प्रदूषित जल से होने वाले रोग, यानी जल जनित कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले इनमें है पीलिया, टाइफाइड, पेचिश, हैजा, डायरिया व क्षय रोग। ये सारे क्या है, ये सारे जल जनित रोग है, जो कि प्रदूषित जल पीने से या किसी तरीके से हमारे अंदर वो चले जाते हैं, उससे हो जाता है। दूसरा है जलीय जीवों को हानि। ठीक है, जब जैसे कि जलीय जीवों की हानि यानी कि जब जल प्रदूषित हो जाता है,
दूषित जल में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो जल में जो जीव होते हैं उनकी मृत्यु होने लगती है। ठीक है, जल में जीवों की मृत्यु होने लगती है, किसके कारण, प्रदूषित जल के कारण और ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, फसलों को क्या हो जाता है, क्षति हो जाती है। जैसे प्रदूषित जल, दूषित जल से अगर हम लोग खेती करेंगे, ठीक है, सिंचाई करेंगे तो क्या होगा, उससे फसलों को भी तो हानि हो गई। इसीलिए नदियों को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। देखिए उपाय, देखिए इसको कैसे कम किया जाता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, औद्योगिक कारखानों को प्रदूषण रहित बनाएं, यानी जो भी हम लोग कारखाने स्थापित कर रहे हैं उसमें प्रदूषण रहित बनाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा उसमें ऐसी चीजों का उपयोग करें जिससे कि प्रदूषण जो है वो कम हो। ठीक है, कूड़े करकट को नदी में ना फेंकें। ठीक, कूड़े करकट यानी अगर हम कूड़ा कम हम कूड़ा निकालेंगे तो क्या होगा, कूड़े करकट कम निकलेंगे। उनका अगर यूज किए, जो यूजलेस सामान होता है, ठीक है, उसको यूज कर लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, इनको आप किसी गमले में अच्छे से मिट्टी के नीचे दबा देंगे तो क्या होगा, वो खाद बन जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह को हम लोग क्रिएटिव तरीके से यूज करके उसको सजावट के सामानों में यूज कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, कूड़े करकट कम निकलेंगे और उस कूड़े करकट को नदी में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम तो बन गया, लेकिन इसका क्या सख्ती से पालन हो रहा है, नहीं। तो नियम जो बने हैं उनका सख्ती से पालन होना बेहद जरूरी है। पर्यावरण शिक्षा का, यानी जो शिक्षा है, जो सिलेबस है बच्चों का, जो पाठ्यक्रम है, उसमें पर्यावरण शिक्षा का भी एक सिलेबस होना चाहिए, एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट के रूप में पर्यावरण शिक्षा जो है वह दी जानी चाहिए। ठीक है, जलीय पौधों को उगाना, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पेड़ उगाइए ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो उसी तरीके से जल में भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, जलीय पौधों को उगाना चाहिए। जैसे कि शैवाल क्या है, यह एक जलीय पौधा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जलीय पौधों को ज्यादा से ज्यादा अगर हम उगाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जो मात्रा वह बनी रहेगी। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट हो गए जल प्रदूषण से रिलेटेड। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे मृदा प्रदूषण के बारे में। ठीक है, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों को एक साथ, तो बहुत ही छोटे से हम लोग डिस्कस करेंगे और खत्म करेंगे आज। तो देखिए मृदा प्रदूषण कारण देखिए, जो कीटनाशक जैसे कि DDT, गमक्सिन, एल्ड्रिन और फिल्टर, ये सब क्या है, ये सब पौधों पे डालने वाले यानी फसलों पे डालने वाले कीटनाशक पदार्थों के नाम है। ठीक है, कीटनाशक पदार्थों के कारण क्या होता है, मिट्टी में जो पाउडर है उसके अंश गिर जाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी पौधों पे तो डाला, लेकिन जब बारिश हुई तो क्या हुआ, वो सारे जो है बह के कहाँ गए, मिट्टी के अंदर ही तो गए। तो क्या हो जाता है, इससे मिट्टी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वृक्षों की कटाई से मृदा अपरदन, यानी वृक्षों की कटाई से क्या हो जाता है, मिट्टी जो है वो बहती चली जाती है। तो ऊपर की जो उर्वरक उपजाऊ मिट्टी है वो तो बह जाएगी, बह के क्या हो जाता है, बहती जाती है और जो है मिट्टी घटती जाती है, कम होती जाती है। मृदा अपरदन जो है वो होने लगता है वृक्षों की कटाई से। अधिक वृक्ष रहेंगे तो मृदा अपरदन यानी भूमि का कटाव क्या होगा, वह कम होगा। इससे क्या होता है, वृक्षों की कटाई से, इसीलिए तो ज्यादातर जहाँ पर देखिए बारिश बहुत ज्यादा होती है तो और वृक्ष नहीं होते तो क्या हो जाता है, वहां पर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, बाढ़ आने का भी एक कारण है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। आगे देखते हैं घरेलू अपमार्जक। आज भी देखिए फ्रेंड्स, जो गाँव में है, खेतों में है, जो महिलाएं हैं वहीं पे बैठ जाती हैं, बर्तन धुलने लगती हैं, कपड़ा धुलने लगती हैं, तो क्या हो जाता है, सब चीज़ों का यूज़ करती हैं और वो सब पानी सारा बह के मिट्टी में ही जाता है, खेतों में ही जाता है। तो इससे भी क्या हो जाता है, मृदा यानी मिट्टी जो है वह प्रदूषित हो जाती है। तो ये सारे कारण हैं मिट्टी के प्रदूषित होने के। आगे देखते हैं कि इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो जो विषैले रसायन यानी जो हम लोग कीटनाशक पदार्थ यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, भूमि की उर्वरता यानी कि भूमि का जो उपजाऊपन क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे भूमि का उपजाऊपन कम होता जाता है। ठीक है, विषैले मृदा प्रदूषक पेड़ पौधों के अंदर पहुंचकर उनको खराब कर देते हैं। तो जैसे भूमि में क्या हो जाता है कि ये विषैले रसायन तो चले गए, फिर क्या हो जाता है, जो मृदा यानी जो मिट्टी होती है वो तो पूरे तरीके से क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। और अगर हम उसमें खेती करेंगे तो उसमें उगने वाले फल, सब्जियां, अनाज क्या होंगे, वो सारे जो है वो कीटनाशक यानी कि वह खराब निकलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अब आगे देखते हैं उपाय, इनको कैसे कम किया जाता है। तो
प्राकृतिक खादों का प्रयोग करें, यानी कि ऑर्गेनिक खेती करें। आजकल इसी पे जोर दिया जा रहा है कि चीजें ऑर्गेनिक हो, प्राकृतिक हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। कीटनाशक का संतुलित प्रयोग हो, कीटनाशक का यूज तो करें लेकिन एक बैलेंस रहे, जिससे कि न तो वायु प्रदूषित हो, न जल प्रदूषित हो और न ही मृदा प्रदूषित हो, ठीक है। मृत जानवरों को गड्ढे में दबाना, जो जानवर मृत हो गए हैं उनको इधर उधर फेंकने की बजाय, नदियों में प्रवाहित करने की बजाय इन्हें क्या करें, बहुत दूर ले जाकर खुले स्थानों पर क्या करें, गड्ढों में दबा दें। वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण करेंगे तो क्या होगा, वृक्षारोपण करने से क्या होगा, मृदा अपरदन भी कम होगा, ठीक है, मृदा भी अपरदन कम होगा और जो भूमि में प्रदूषण है वो भी क्या होगा, वो कम होगी। तो ये सारे उपाय जो है वह करने चाहिए। तो ये हो गया मृदा प्रदूषण। अब आगे बढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कारण देखते हैं सबसे पहले। तो कौन कौन से कारण है, एक तो प्राकृतिक है और दूसरा कृत्रिम कारण है। प्राकृतिक कारणों में देखिए बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारे क्या है, ये सारे प्राकृतिक कारण है ध्वनि प्रदूषण के। कृत्रिम में देखिए मशीनें, गाड़ियां, मनोरंजन के साधन। अगर मैं लिखने चलूं फ्रेंड्स तो ये बोर्ड भी कम पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ एक हिंट देने के लिए आप लोगों को यहाँ लिख दिया है कि ये सारे कृत्रिम कारण है। लेकिन प्राकृतिक में देखिए ये सारी चीजें आती है, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली, भूकंप और ज्वालामुखी, ये सारे नेचुरल जो है वो रीजन है। आगे देखते हैं इसका प्रभाव। कार्य क्षमता में कमी, यानी अधिक ध्वनि से क्या होता है कि व्यक्ति के कार्य क्षमता में, उसकी कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। मेंटल स्ट्रेस उसका बढ़ता जाता है, मानसिक तनाव जो है उसका बढ़ता जाता है। दूसरा है इसका प्रभाव, हृदय, मस्तिष्क व यकृत को भी ध्वनि प्रदूषण क्या करता है, प्रभावित करता है। तीसरा है श्रवण शक्ति का ह्रास, यानी जो हमारी सुनने की जो शक्ति है वो क्या होती है, धीरे 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 कम होने लगती है, ठीक है। चौथा है पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाना। जहाँ ध्वनि प्रदूषण के कारण जो पेड़ और पौधे हैं उनका क्या हो जाता है, वृद्धि क्या हो जाती है, उनकी रुक जाती है, वो बढ़ते नहीं है। नेक्स्ट है 40 डेसिबल से अधिक ध्वनि क्या है, मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए हानिकारक है। कितने से अधिक, 40 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि है वह हानिकारक होती है व्यक्ति के लिए। अब देखिए आगे देखते हैं इसके उपाय। मशीनों एवं कारखानों में ध्वनि नियंत्रक यंत्र लगे होने चाहिए, यानी जो मशीनें एवं कारखाने, एक तो वो शहर से दूर होने चाहिए, दूसरा उसमें कुछ ऐसे मीटर यूज करिए जिससे कि उसमें यह नियंत्रक होना चाहिए कि इससे अगर अधिक ध्वनि हुई तो क्या करना चाहिए, आप उसको मत इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, दिन प्रतिदिन डे बाय डे हो ही रही है, जिससे कि क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, किसके लिए, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। दूसरा है गाड़ियों का कम प्रयोग करें। तो अलग अलग गाड़ियों में जाने की बजाय हम जो है एक गाड़ी, जैसे कि बस का इस्तेमाल करें, ठीक है, ऑटो का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि अलग अलग चीजों, अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करने के बजाय। आगे देखिए लाउड स्पीकर, बाजों का कम प्रयोग करें, यानी जो लाउड स्पीकर, जो बाजे हैं शादियों में बजते हैं, जो दुर्गा पूजा पंडालों में बजते हैं, तो क्या करें, उनको कम करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये ध्वनि प्रदूषण। आई होप चीजें आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता, इसीलिए मैंने इसको सिर्फ उतना ही पॉइंट लिया है जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं पे खत्म करते हैं। एक और बात कि संडे को एक सेशन रखेंगे जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस, टीजीटी का जो सिलेबस है हमारा कितना हुआ है, कितना बाकी है और कैसे होगा, ठीक है। एक अच्छा सा सेशन मैं ले आऊंगी। आप इस वीडियो के कमेंट में आप लोग जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेरीज होगी आपकी, आप जरूर पूछिएगा, उसका भी आंसर मैं आप लोगों को संडे वाले सेशन में दूंगी। बस इतना ही कहना था, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।